नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंगला है एंड मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ एज ए प्रोफेसर एंड हेड काम कर रहा हूँ। राइट। सो आई एम हैविंग 25 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ दैट अराउंड 15 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आज हम जो बात करेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। काफी लोगों के लिए ये जहाँ आई विल से कि जो बिगिनर्स हैं रिसर्च में, बीटेक के स्टूडेंट्स, एमटेक के या पीएचडी के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या होती है कि रिसर्च पेपर होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। राइट। और कई बार उनका रिसर्च पेपर अच्छे तरीके से ना लिखने के कारण ही रिजेक्ट हो जाता है, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। राइट। सो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि रिसर्च पेपर होता क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आपको रिसर्च पेपर लिखते समय उनका ध्यान रखना है। राइट। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। पहले बच्चों आपको ये देखना है कि रिसर्च पेपर होता क्या है। तो बेसिकली अगर आप, एक रिसर्च पेपर होता है और एक रिपोर्ट होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी लैब में गए और वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आप में से बहुतों ने किया होगा ड्यूरिंग योर बीटेक, राइट, और एमटेक ऑल्सो। राइट। और उसकी जो रीडिंग्स आई एक्सपेरिमेंट की, वो आपने पेन डाउन कर दी एंड आपका एक्सपेरिमेंट खत्म। अब जो रिसर्च पेपर है, और दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट इन द सेम वे, हम जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट की वो रिपोर्ट दे देता है पैथोलॉजिस्ट हमें, है ना, कि आपका ब्लड जो रिपोर्ट है बी पॉजिटिव है। जहाँ हम टीएलसी डीएलसी करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट वाइटल्स हैं, उसकी वैल्यू देता है वो कि ये इतनी वैल्यू है, दैट इज अ रिपोर्ट। राइट। और फर्दर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं इन द लाइट ऑफ लिटरेचर, राइट, और फिर उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं इन सम गुड जर्नल, देन दैट इज कॉल्ड द रिसर्च पेपर। राइट। सो बेटा, तीन तरह के बेसिकली रिसर्च पेपर्स होते हैं। एक फुल लेंथ रिसर्च पेपर होता है, एक लेटर्स या शॉर्ट कम्युनिकेशंस हम कह देते हैं, और थर्ड जो कैटेगरी है वो रिव्यू पेपर की है। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें क्यों सीखना चाहिए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। राइट। सो बेसिकली देयर आर 4 stages ऑफ बिफोर राइटिंग द रिसर्च पेपर। राइट। कोई भी रिसर्चर है जो वो पहले प्रॉब्लम फार्मुलेशन करता है। आई मीन वो एमटेक का स्टूडेंट है या पीएचडी का है या इवन बीटेक का स्टूडेंट भी है। तो जब वो स्टार्ट करता है किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ, तो पहले प्रॉब्लम फार्मुलेशन वो करता है। राइट। फिर वो अपना सेटअप जो है वो इंस्टॉल करता है। अगर एक्सपेरिमेंटल काम है तो फिजिकल सेटअप वो इंस्टॉल करेगा। राइट। अगर उसका कोडिंग बेस्ड है तो वो कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज करेगा। राइट। सो देन फिर वो उसके बाद रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड देन उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करता है इन द लाइट ऑफ द लिटरेचर। राइट। उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट ऑफ द पर्टिकुलर जर्नल उसको उसमें प्रेजेंट करना होता है, और फिर वो उसको सबमिट करता है उस जर्नल के पोर्टल के ऊपर। फिर जो जर्नल का एडिटर है उसको क्रॉस द ग्लोब 3 रिव्यूअर्स के पास रिव्यूइंग के लिए भेजता है। राइट। देन बेस्ड अपॉन द कमेंट्स ऑफ दोज 3 रिव्यूअर्स, वो रिव्यूअर्स लेट अस से 3 में से 3 ने अगर बोल दिया कि द पेपर इज नॉट अप टू द मार्क, तो फिर वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। 3 में से 2 ने लिख दिया
कि ये कमेंट्स हैं वो इनकारपोरेट कर दिए जाएं तो पेपर सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो देन फिर वो हम कमेंट्स जो हैं उसको वन बाय वन जो है एड्रेस करते हैं, देन रीसबमिट करवाते हैं। फिर वो पेपर आपका एक्सेप्टेंस उसकी आ जाती है, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर उसको फर्स्ट में DOI नंबर एक होता है, राइट, वो लॉट होता है। फिर उस आफ्टर फ्यू मंथ्स उसको वॉल्यूम और पेज नंबर इशू हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे कि हमें क्यों सीखना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाइल राइटिंग द रिसर्च पेपर्स। सो हम जब पेपर हमारा पब्लिश हो गया तो उसके बाद लेट अस से आप एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, आपकी कंडीशन है एक 1 पेपर पब्लिशिंग की या 2 पेपर की, PhD के हैं तो 3 है या 4 पेपर की कंडीशन है, वो मीट करके आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन डिग्री तो मिल गई, लेकिन आपका जो पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया, हम ये चाहेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं पढ़ें और अपने जो आगे वो काम करेंगे उसमें उस पेपर को साइट भी करें। तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि कैसे आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको अक्रॉस द ग्लोब साइट किया जाता है, एंड अक्रॉस द विद द पैसेज ऑफ द टाइम कैसे आपकी साइटेशंस बढ़ती हैं। जैसे जैसे आपकी साइटेशंस बढ़ती हैं आपके पब्लिश्ड पेपर्स की, वैसे वैसे आपका जो है रिसर्च के एरिया में आपका कद जो है वो बढ़ता है, राइट। आपका देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, एच इंडेक्स, आई10 इंडेक्स, ये क्या होते हैं इसका फिर किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, राइट। सो जनरली जो रीडर्स हैं, रीडर्स मींस पहले तो आपका जो रीडर आपके पेपर का होगा वो रिव्यूअर ही होगा, है ना। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में पेपर नहीं लिखा तो वो रिव्यूअर जो है वो लेटर से वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि लेटर से हमने देखा होगा कुछ जो टीवी सीरियल्स हैं जहाँ पिक्चर्स हैं वो हिट हो जाती हैं, कुछ वो फेल हो जाती हैं। उसका एक मेजर रीजन यही होता है कि जो डायरेक्टर है उसने सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखा होता बिटवीन द डिफरेंट सीन्स। सेम ही जो है रिसर्च पेपर के केस में भी है, राइट। सो जनरली रीडर्स जो हैं वो आपके रिसर्च पेपर को पढ़ने में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग इश्यूज। मैंने कुछ इश्यूज लिस्ट डाउन किए हैं, इसमें से सारे इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पेपर के केस में और कोई एक भी हो सकते हैं। तो ये इश्यूज क्या क्या हैं, लाइक रिसर्च पेपर डू नॉट फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। Poor selection of the title, poor writing of the abstract conclusions, which fails to give the glimpse of the specific contribution. राइट जैसे abstract है, abstract को पढ़े कोई भी रीडर तो उसको पता चल जाना चाहिए कि what is the whole story, राइट। जैसे पिक्चर्स के केस में हमें टीजर्स देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है और इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है कि आगे इस मूवी में होगा क्या। इन द सेम वे रिसर्च पेपर में भी ऐसा ही है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है, इसमें मैंने साथ साथ बताया है कि कितने परसेंट जो रीडर्स हैं आपका टाइटल पढ़ते हैं, सिर्फ कितने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कितने इंट्रोडक्शन जाते हैं, कितने एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट डिस्कशन और कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइटल 80% रीडर्स टाइटल देखते हैं। मैंने अपनी ये सर्च स्टार्ट करनी है तो आई विल सर्च आउट द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। गूगल में सर्च करूंगा बाय राइटिंग सम कीवर्ड्स, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे सामने जो पेपर्स आएंगे उसका टाइटल पढ़ के मैं डिसाइड करूंगा कि दिस पेपर कैन बी ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी, रेलेवेंट है मेरे रिसर्च वर्क के या नहीं, राइट। तो इसलिए टाइटल के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। टाइटल आगे मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट 15% रीडर्स पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन 4% रीडर्स पढ़ते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट एंड डिस्कशन जो है वो सिर्फ 1% रीडर्स पढ़ते हैं, राइट। कंक्लूजन्स 15% रीडर्स पढ़ते हैं। जनरली कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च स्टार्ट करता है तो मेनली वो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पे एम्फेसाइज ज्यादा देता है। उसको पढ़ के उसको आइडिया हो जाता है कि ये वाला पेपर मेरे रिलेवेंट है या नहीं है।
सो सिलेक्शन ऑफ टाइटल, जैसे मैंने बताया पिछली वाली स्लाइड में कि जो टाइटल है जो पेपर का, दैट शुड बी वेरी वेरी मच इफेक्टिव एंड मस्ट बी इन ए पोजीशन टू गिव यू द आइडिया दैट व्हाट इज इनसाइड द पेपर, राइट। सो पेपर शुड कम्युनिकेट द मेन आइडिया ऑफ योर रिसर्च अर्ली एंड क्लियरली। इसका मतलब यही है कि टाइटल पढ़ के व्हाट इज इनसाइड, व्हाट विल बी द होल स्टोरी इनसाइड द पेपर, वो थोड़ा उसको आइडिया हो जाए, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके इसको अपनी इस बात को समझाने की कोशिश की है। आप देखिए, जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल ली है, स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ नोवल कोल्ड स्प्रे निकल 20 क्रोमियम कोटिंग ऑन बॉयलर स्टील्स। तो टाइटल से क्लियर है कि ऑथर ने इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन बिहेवियर स्टडी किया है, किस चीज का, जो बॉयलर स्टील के कंपोनेंट्स हैं उसको उसने कोल्ड स्प्रे प्रोसेस के द्वारा निकल 20 क्रोमियम पाउडर्स जो हैं वो डिपॉजिट किए हैं। तो टाइटल इटसेल्फ गिव्स द explanation to the complete detailed story of the research paper। तो इसी तरीके से आपको भी जो है अपने जिस भी एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं उसका टाइटल बड़ा क्रिस्पी एंड टू द पॉइंट आपने जो है वो रखना है। इसी तरीके से जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल दी है, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग यूजिंग डिस्क्रीट फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म्स। तो करना क्या है, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे करेंगे, डिस्क्रीट फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्म मेथड के साथ करेंगे, राइट। देन कमिंग टू इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का। और जैसे मैंने बताया था कि 15% जो रीडर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी आपका बड़ा प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। किन किन बातों का आपको एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका वो आपका कंसाइज पिक्चर जो देता है प्रॉब्लम की, नोवेल्टी आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में कि जो काम आप प्रेजेंट कर रहे हो थ्रू दैट रिसर्च पेपर वो नोवेल है या नहीं है, राइट। और जनरली जो आप एब्स्ट्रैक्ट राइट करते हो वो 300 वर्ड से के बीच बीच में होना चाहिए, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको पास्ट टेंस में लिखना है। अब आपने एक्सपेरिमेंट फिनिश कर दिया, फिनिश करने के बाद आप कॉपी पेन लेके उसका एब्स्ट्रैक्ट राइट आप करना आपने स्टार्ट किए हैं, स्टडी हो चुकी है उसके बाद, तो इसलिए पास्ट टेंस में आएगा, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हैज द 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट में। Problem statement of the research, short list of existing solutions and their drawbacks, a sense of the proposed solution, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है प्रपोज सॉल्यूशन का, टाइप्स ऑफ एनालिसिस डन, कितने तरह के आपने एनालिसिस किए हैं, मेजर न्यूमेरिकल हाइलाइट्स, मेजर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो हैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में जो है थ्योरेटिकल बातें लिख देते हैं, मीन्स क्वालिटेटिवली लिख देते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं लिखते। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जो ये मैंने 5th पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि न्यूमेरिकल हाइलाइट्स नहीं करते, तो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ मैंने जो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया है, तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट में फर्स्ट रेड लाइन से मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए जो एक एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिए है ये मेरा खुद का पब्लिश्ड पेपर है जो 2014 में एल्सवेयर के जर्नल में पब्लिश हुआ था, राइट। तो पहली ही लाइन में यहाँ पे मेंशन किया है कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। फिर हमने आगे किनेटिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, क्या उसमें किया, राइट। फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हमने उसमें बताई, फिर हमने उसका कंपैरिजन भी किया एग्जिस्टिंग जो लोगों ने काम किया। सो इन दिस वे आपको ये सारे पैरामीटर्स का वाइल राइटिंग द रिसर्च पेपर ध्यान रखना है।
राइट। देन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बाद नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन राइटिंग। सो इंट्रोडक्शन राइटिंग में आपको एक जनरल ओवरव्यू देना है प्रॉब्लम का, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन विद हेल्दी क्रिटिसिज्म आपको बताना है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस मॉडल यूज्ड अलोंग विद द हिस्ट्री लिटरेचर, ये बातें करनी है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको लिखना है, हाउ द सॉल्यूशन सजेस्टेड शैल कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज पूल, ये बताना है। राइट। और इस while writing the introduction आप you will write the introduction in the present tense, so this is very important। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की है। राइट, सो यू कैन रेफर दिस एग्जाम्पल। राइट। देन उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, आई विल से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मटेरियल्स यूज किए हैं उसका मेक, मॉडल एंड कंट्री इसी ऑर्डर में आपको साथ साथ मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आपने यूज किया है, उसका मेक, मॉडल एंड कंट्री, एंड पैरामीटर्स सपोर्टेड इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जो पैरामीटर्स आपने उस एक्सपेरिमेंटेशन करने के दौरान फिक्स किए हैं या ऑप्टिमाइज किए हैं उसको टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आपने एक्सपेरिमेंटल रूम कंडीशन में किया है, जहां आपने किसी स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट में किया है वो आपको मेंशन करना है। करेक्टरेशन टेक्निक्स कौन सी यूज की हैं, राइट, और कौन सा ASTM स्टैंडर्ड आपने जो है फॉलो किया है, तो वो आपको साथ में लिखना है। ये एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो आपकी आएगी पास्ट टेंस में। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सो इन द सेम वे जब आप रिसर्च पेपर लिखें तो आपको ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है while writing the experimentation। Then results and discussion, reporting of the results with the help of the graphs, images, discussion in the light of reported literature, right? So this is very important। So जैसे मैंने बताया था शुरू में कि रिपोर्ट राइटिंग और रिसर्च पेपर राइटिंग में यही डिफरेंस है कि रिसर्च पेपर में आपको जो आपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, ठीक है, उसको लिटरेचर की लाइट में डिस्कस भी करेंगे आप, और दिस पार्ट ऑफ योर पेपर विल बी इन द प्रेजेंट टेंस। सो सेम मैंने एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, समझाने की कोशिश की है। सो योर ग्राफ्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड लेजिबल। जो उसके स्पेशली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप नोटेशंस लिख रहे हैं, जो नंबर्स लिख रहे हैं, वो विजिबल होने चाहिए। राइट। देन कंक्लूजन्स राइटिंग। कुछ लोग जो कंक्लूजन्स, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि 15% जो रीडर्स हैं, 15% वो कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन्स पढ़ते हैं, इट मीन्स कुछ लोग जो कंक्लूजन्स हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, स्टैंजा की फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरी यहाँ पे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, एडवाइस है कि आप अपने जो कंक्लूजन्स हैं उसको क्रिस्पी फॉर्म में, बुलेटेड फॉर्म में या 1 2 3 की फॉर्म में लिखें। योर रिजल्ट्स कंक्लूजन शुड बी क्रिस्पी, reported should be analytical with comparison to already reported results। conclusion should be in the point form, क्योंकि स्टडी हो चुकी है। conclusions you will write in the past tense। so same I have expressed here in the form of the example, right। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने conclusions जो हैं वो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किए हैं, और इसमें रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। राइट। सो वेरी यूनिक रिजल्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन करने हैं। देन द लास्ट थिंग इज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जिस भी लैब में काम किया है, अगर आपका जो रिसर्च वर्क है वो फंडेड है किसी बॉडी से, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट करना एंड में आप मत भूलिए। दिस इज ऑल्सो एथिकल। आपने लेटर से किसी पर्सन ने आपकी लैब में रिजल्ट निकालने में या टेस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करने में हेल्प की है, तो उसका आप यहाँ पे थैंक्स कर सकते हैं। ठीक है।
जैसे मेरे काम में हमें डीएसटी से प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने यहाँ पे अपनी पीआई और वो जो स्कीम थी जिसके अंडर प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है, तो उसको अक्नॉलेज किया यहाँ पे। देन रेफरेंसेस एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द मानोस्क्रिप्ट, राइट। जैसे जैसे आप मानोस्क्रिप्ट लिखते हैं, साथ में आप इंट्रोडक्शन लिखा है ना, उसमें आप रेफरेंसेस लिखते हैं, डिस्कशन वाला पार्ट लिखेंगे उसमें आप रेफरेंसेस होते हैं, तो इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द मानोस्क्रिप्ट आपको वो लिखने हैं। स्टाइल शुड बी एज पर द टेम्पलेट ऑफ द पर्टिकुलर जर्नल। डिफरेंट जर्नल्स का डिफरेंट स्टाइल है, बट मोस्ट ऑफ द जर्नल में IEEE का जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वही फॉलो होता है, राइट। देन राइटिंग प्रोसेस, बेसिकली you frame out the outline, then draft, then you revise that draft, then you edit, right? So these are the few steps. Finalizing the manuscript, then you will check the plagiarism. Plagiarism is a very important part. आपका जो मॉन्यूस्क्रिप्ट है वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। प्लेगरिज्म का मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसी का ऑलरेडी लिखा हुआ मॉन्यूस्क्रिप्ट में से कोई स्टैंजा, कोई लाइन आप as it is copy paste कर दें। This is unethical and it is a crime. So then finalizing the manuscript as per the journal's template, upload the journal to the online portal, then editor will submit it to the 3 reviewers. The reviewers will send the comments. You have to address the comments. Then editor will send you the acceptance, and he will issue the DOI, date of identifier. Then finally your paper will be published. So it is you can say, the complete journey, and I have mentioned, listed down the various points which you are supposed to take care of while writing the research paper. So in my opinion, all the researchers should do the novel work and should publish only in the SCI indexed journals, राइट। पब्लिश और पैरिश, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको एक लोकल जर्नल में SCI या स्कूपर्स जो नहीं है उसमें पब्लिश कर लेते हो, तो आप बेसिकली अपने जो रिजल्ट्स हैं वो वेस्ट कर लेते हो। अगर आप इन जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, एल्सवेयर, स्प्रिंजर, टेलर फ्रांसिस, मैंने, विले, IEEE, तो आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन बनती है, ग्लोबल आपके पेपर्स को साइट किया जाएगा, राइट। ऑडियंस जो है वो ग्लोबली आपके पेपर को पढ़ेगी, राइट। सो इट इज अप टू यू इन विच वे यू वांट टू गो। सो पब्लिश करने के बाद साइटेशंस, जैसे मैंने बताया था शुरू में, बेस्ड अपॉन योर साइटेशंस योर जो आपका रिसर्च में कद है वो बढ़ेगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको इम्प्लीमेंट करिए स्टेप बाय स्टेप। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं और उसके बेसिस पे पेपर लिखेंगे, उसमें मेरा ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। थैंक यू वेरी मच।